हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर्स। ये पेपर जून 24 में रिसेंटली हुआ है एंड इस पेपर में जितना मैंने सोचा था उतना तो हार्ड नहीं आया, रिलेटिवली थोड़ा बेटर आया। एक आधा क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी पेपर मैनेजेबल था। तो आइए उसको डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में आपको कितना कैसा स्कोर करना चाहिए था, मैनेजेबल था कि नहीं था। मेरे हिसाब से तो था, और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में ऑलरेडी कमेंट्री दी थी कि मेरे हिसाब से ये ठीक ही था। इसके अलावा टेलीग्राम में मैंने एमसीक्यूज भी बताए थे कि एमसीक्यूज क्या राइट होंगे क्या रॉन्ग होंगे। सरप्राइजिंगली उसमें दो गलतियां मेरी खुद की भी थी, उन गलतियों को सुधारूंगा इस वीडियो में। और आपको रीजनिंग के साथ बताऊंगा कि कहां मुझे लगता है ग्रे एरिया था, कौन कौन से सवालों में एक स्टूडेंट मार्क्स यूजुअली खोने चाहिए इस पेपर में। उन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे और एक आधा चीज और भी है जिसके ऊपर में मैं शायद आपको जवाब ना दे पाऊं आज के दिन। उसके क्या रीजन है वो भी मैं बताऊंगा। बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैंने जितना बोल्डली क्लेम किया था कि एफएमबीडीए मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऐसा एकदम भी नहीं कहूंगा। देयर आर ग्रेट फैकल्टीज विच वो हैव ऑलरेडी गिवन यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के ऊपर में अपना डिस्कशन। एंड उनके सारे डिस्कशंस मैंने एक आधा जन के देखे भी हैं। एंड एक दो एरियाज में मुझे पता है कि सबने अपने अपने अजम्पशंस लिए हैं एंड वो अजम्पशंस मुझे सही नहीं लगे। मतलब एक आधा मैंने भी देखा है फैकल्टीज का, क्योंकि एक आधा जगह है जहां बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है। सो आई चोज टू ऑप्ट फॉर नोटा, यानी कि मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा अजम्पशन ओरिएंटेड है एंड कोई भी रैंडम अजम्पशन लेकर के मैं उस सवाल को बनाना ही नहीं चाहता। तो उस सवाल से मैं बचूंगा एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए झटपट डिसाइड करते हैं कि इस पेपर में क्या था आपके लिए और कहां क्या स्कोर होना चाहिए था। आइए शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना ये पेपर है एंड इस पेपर में अगर आप देखेंगे तो भैया जून 24 का पेपर है, वो तो ऑब्वियस रीजंस है इसके। एंड इसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यू जो है सेक्शन ए मेरे हिसाब से अच्छा था। 20 स्कोर करना चाहिए था आउट ऑफ 30, ये मेरा मानना है। 20 तो आपका आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है भैया, कैसे क्या, आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा पढ़ करके ही समझ में आ रहा था कि भैया क्या इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। तो इसमें ये वाली बात लिखी हुई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्टली हिस्टोरिकल इन नेचर। ये पढ़ करके ही समझ में आ गया, नो इट इज नॉट। फ्यूचरिस्टिक भी होता है, तो ये गलत है। तो गलत है तो इन दैट सेंस हम इसको टिक करेंगे। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये था डुपॉन्ट मेथोडोलॉजी पे, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने डुपॉन्ट पढ़ा है, जो कि ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि पैट बाय टर्नओवर, फिर टर्नओवर बाय टोटल एसेट्स एंड टोटल एसेट्स बाय इक्विटी, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स के नाम यही होते हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों मिल करके आरओई को कंप्लीट करते हैं। तो विल टिक ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम चले तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम में, एक्चुअली एग्जाम जिस दिन हुआ उसी दिन डाल दिया था, तो उसमें मैंने इसको प्रॉफिट सेंटर बोल करके आंसर टिक किया था। अब मुझे समझ में आ गया नहीं यार, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर ही होगा। एंड इसका रीजन है कि ये क्वेश्चन सीएमए के मॉड्यूल से है, ठीक है। ये सीएमए के ही मॉड्यूल से है एंड एग्जैक्ट इन्होंने लाइन कॉपी करके डाला इधर। इस लाइन की एक लिमिटेशन ये है कि ये लाइन सीएमए मॉड्यूल में इसके जस्ट बाद वाली लाइन में इन्वेस्टमेंट सेंटर को डिफाइन करते हुए उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन किया है। बट अनफॉर्चुनेटली जब लाइन पिक करते हैं तो इस लाइन का मतलब निकलता है प्रॉफिट सेंटर। तो सही मायने में जिसने भी सवाल उठाया, वो सवाल उठाते वक्त या फिर उस लाइन को उठाते वक्त उसने अगली लाइन को ध्यान नहीं दिया। इसमें मैं कहूंगा कोहेरेंस की कमी थी और उन्होंने जिस लाइन को उठाया वो प्रॉफिट सेंटर को डिफाइन करता है, ना कि इन्वेस्टमेंट सेंटर को। पर मुझे पता है प्रॉफिट सेंटर पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर पे। सो इट इज अनफॉर्चुनेट। जिन्होंने प्रॉफिट सेंटर टिक किया होगा अपने 2 मार्क्स कटवा लीजिए, कोई उपाय नहीं है। दिस वे वी गो। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन नंबर 4, ये देख के समझ में आया था। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं एंड इस टॉपिक को हमने अच्छे खासा प्रिपेयर भी किया था, तो ठीक है, पता हमें इसके बारे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये है रिगार्डिंग रेजिडुअल इनकम। अगेन वेरी इजी कैलकुलेशन। ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख है और इसमें अपने को माइनस करना है 12 लाख का 50%, सॉरी 15%। सो दैट विल बी 3 लाख माइनस 1,80,000 एंड 1,20,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, सॉरी 6 जो था, ये इतना गजब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हुआ है कि इसमें यार सारे बच्चे बहुत
प्रभावित हैं इससे। सब लोग बोल रहे हैं भैया 3 आवर्स आंसर होगा कि 4 आवर्स, तो भाई इसके ऊपर से मैंने अपना जो बोलता है पर्दा वो उठा लिया, ये 4 आवर्स ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 आवर्स नहीं होगा। अगर आप 3 आवर्स करोगे आपके नंबर कटने ही वाले हैं। इसके पीछे मैंने रीजनिंग भी दी थी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफी अच्छी डिस्कशन भी हुई थी मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप जस्ट इनकेस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाओ यार, बहुत ही कमाल का कंटेंट हम लोग डाल रखे हैं वहां पे, एंड डिस्कशन भी होती है कभी कभार, तो उस डिस्कशन का भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये डिस्कशन के दौरान हमने क्या किया था, इधर मैंने बताया था कि क्यों ये 4 आवर्स ही होगा, और इसके लिए जो इंक्रीमेंटल मेथड की यहाँ पे बात की गई है, ये इंक्रीमेंटल मेथड किताब में कहीं पे भी नहीं है। थ्योरी में इसका थोड़ा सा मेंशन है पर प्रैक्टिकली ये कहीं पे भी नहीं था, तो इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। बस यही समझिए कि किताब में इसके ऊपर में कोई प्रैक्टिकल चीज टच नहीं हुई, सीए इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ा था, सीएमए इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ा था, इस वजह से ये यहाँ पे गलती हुई है। 4 घंटे पे ही मार्क्स मिलेंगे, 3 घंटे पे नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है 38,000 यूनिट्स, एंड इसको पूरा सॉल्व करके बनाया जा सकता है। मैंने अगेन जो एमसीक्यू का सॉल्व किया हुआ है टेलीग्राम पे, उसमें प्रॉपर मैंने स्टेप्स भी शो किए हैं, हालांकि यहाँ फॉर्मूला लगाने से रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल में आपको ब्रेकअप करना है ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेरिएबल और फिक्स को अलग करना है, और उसके बाद में 80% पे कैलकुलेशन करना है। अ क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑन फ्लेक्सिबल बजट, थोड़ा सा मेहनत का काम है, फ्रैंकली स्पीकिंग हल्का सा मेहनत का काम है, पर हो जाना चाहिए आपसे। इसका रिजल्ट आने वाला है 131.25। अगेन अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वो वाला लिंक जिसमें मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स ढंग से डिस्कस किए हैं, तो वहां जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 वो है क्वेश्चन ऑन योर मैक्सिमैक्स। तो यार ये बहुत इजी है, आपको मैक्सिमम को पॉइंट आउट करना है और फिर उनमें जो मैक्सिमम है उसको पॉइंट आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आर। ठीक है, 9 के बाद में आता है 10 नंबर। अगर आपने थ्योरी जरा सी भी पढ़ी होगी तो रोलिंग बजट आपने पढ़ा होगा, रोलिंग बजट का ये डेफिनेशन है जो ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम आए तो 11 बहुत इजी है। एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते वक्त वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल होने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है। यार सिंपल है, इन्होंने सेमी वेरिएबल खर्चा दिया है तो आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, विच इज गोइंग टू बी 2000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आने वाला है 20 रुपया करके, और बाद बाकी फिक्स कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा टीसी माइनस वीसी पीयू इंटू क्वांटिटी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी 6000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसमें आपने वो पूछा था कि भैया एक्चुअल सेल्स आप कंप्यूट करके बताओ, तो ये सवाल में अगेन आसान ही है। आपको यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ था, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद में इसमें ब्रेक इवन सेल्स आप कैसे भी करके निकाल लेते तो आपका काम हो जाता, जो कि अगेन मुझे लगता है पॉसिबल था क्योंकि आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे आ रहा है 50 का 20% यानी 10, और फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो यानी आपका ब्रेक इवन सेल्स आएगा 3000 यूनिट्स, 3000 प्लस 2000 5000 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 14 वाज बेस्ड ऑन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला डालना था, रिजल्ट पाना था, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मार्क्स मिलने चाहिए थे इसके। एंड क्वेश्चन नंबर 15 वाज बेस्ड आउट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एस डी बाई मीन, तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगाना था और रिजल्ट देखना था। एंड मेरे ख्याल से ये भी बड़ा आसान था, आराम से आपका प्रोजेक्ट नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगेन फिर भी मैं वापस अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि जो ये आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन था उसमें 20 तो आपके आने ही चाहिए थे, 20 से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में आप जरूर से इस बात को लिख देना। पर अगर आपके 20 से कम आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप यार ढंग से तैयार नहीं थे, ये स्कोरिंग करने वाला एरिया था। अगर आपने यहाँ अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो यार कहीं तो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ में चलते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर सजेस्टेड आंसर इज कि मैं आपके लिए इनके जहां जहां पॉसिबल हो रहे हैं डायरेक्ट इनके ना सोर्सेज भी लेकर के आ रहा हूं। तो अगर हम जैसे पहले सोर्सेज की बात करें ना, पहले क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये वाला जो क्वेश्चन था ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, नाम लिखा हुआ ही था, करेक्ट। एंड ये एग्जैक्टली कहां मिलेगा आपको वो भी मैं बता देता हूं, सिलेबस 2012 का जून 2014 का मॉक टेस्ट पेपर जो था उसका सेट 1। भैया क्या बात करो, इतना खोज खुजा करके ले आए? हाँ भाई खोज के ले आया। जून 2014 में इंस्टीट्यूट के सिलेबस 2012 में
जो सेट 1 था उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा एग्जैक्ट सेम सवाल विद एग्जैक्ट सेम नंबर्स, जितना मुझे याद आ रहा है एग्जैक्ट नंबर्स थे। एंड इसका रिजल्ट ऐसा है कि भैया यहाँ पे आपको खर्चे दिए हुए हैं, ड्राइवर्स दिए हुए हैं, डिवाइड करके कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना था, पर डेसिमल्स में नहीं रखना था, ये कंडीशन थी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक जगह थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया है। इस वाले सेट 1 में इंस्टीट्यूट ने 196 नहीं किया, इसको ये 195 पे रखा है इन्होंने, जबकि आप राउंड ऑफ करोगे तो आ रहा है 195.5555, तो वो 196 ही लिया ज्यादातर लोगों ने। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये 195 लिखा हुआ आएगा। भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, मतलब मुझे खराब लग रहा है ये बोलते हुए, पर मुझे लगता है कि ये 195 करके ही ये लोग सॉल्व करेंगे, और 195 के हिसाब से फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। मेरा काम है भाई चीजों को ढूंढना, मैं रिसर्च अच्छा करता हूं, मैंने बताया था आपको, तो मेरा काम है चीजें ढूंढना। मैंने ढूंढ लिया 195 196 में, मैंने भी 196 से सॉल्व किया था, फिर 195 में मैंने यहाँ पे रिजल्ट शो किया। तो बेसिकली आपके पास सारे यूनिट्स आ जाएं, फिर आपको यहाँ पे एक एक करके सारे खर्चे कैलकुलेट करने हैं, और खर्चे जब कैलकुलेट हो जाए नाम ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि ऊपर से बस रेटली मारते गए, ऐसा मत करना। एक दो आइटम ऊपर नीचे इन्होंने किया हुआ है, ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मटेरियल लेबर का खर्चा तो आया हुआ है, उसके ऊपर ओवरहेड्स का खर्चे, इन सबको टोटल करके आ जाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो फाइनली जो अपना टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 11,08,172 रुपए। मेरे ख्याल से अगर आपका ये एग्जैक्ट सेम आंसर है तब तो नंबर बढ़िया से मिल ही रहे हैं, 7 में से 7 मिल जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हो सकता है एक आधा नंबर काट लिए जाए, पर फिजूल के नहीं काटने चाहिए, मेरे हिसाब से नंबर यहां मिलने चाहिए सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 3। अरे भाई साहब यहीं पे तो सारी लड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2A 2B तो इजी थे, और मैंने एग्जाम में बोला भी था आपको कि 2A 2B आप आराम से अटेम्प्ट कर लेना। बट बात जब आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, मैंने आपको पहले से भी बोला था कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप अवॉइड करने की चेष्टा करना। करेक्ट, अवॉइडेंस किस लेवल तक हो रही है आप ये समझिए। ये सवाल मैं अवॉइड कर रहा हूं इवन इन दिस सेशन एज वेल। क्यों? क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पे आपको जो खर्चे दिए हुए हैं ना, उन खर्चों में कहीं पे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि नीचे दिए हुए जो खर्चे हैं, यहां पे ये देखो और खर्चे दे दिए इन्होंने, ये खर्चों का क्या कनेक्शन है ऊपर वाले से, क्या उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है, और इसी के ऊपर सब लोग अपना अपना अजम्पशन ले रहे हैं। मेरा दिमाग ये कहता है कि इन खर्चों को आप टोटल कॉस्ट माने, ठीक है, और टोटल कॉस्ट मान करके नीचे जो वेरिएबल खर्चे दिए थे उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अगर कुछ है तो माइनस करें और बाकी को फिक्स कॉस्ट माने। जी हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा हुआ है इसके लिए। और उसके बाद में अंत में ऑब्वियसली इस सवाल में कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर आपको निकालना था, क्योंकि दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑन बॉटलनेक एक्टिविटी, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक था। तो होना तो वैसे ही चाहिए था, बट सच बताऊं तो अचानक से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये वाला जो पोर्शन है, ये मुझे लगता है एकदम से ना एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अचानक से इसकी बात होने लग गई, इनकी कहानी ऐसे चल रही थी, फिर दूसरी कहानी में चले गया, फिर वापस कहीं से ये और आ गया। इसके सोर्सेस को मैंने बहुत ट्रैक डाउन करने का चेष्टा किया, मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। तो मुझे ये क्वेश्चन भी कहीं पे भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है मैंने इस पे वर्किंग नहीं की है, मेरी खुद की मैंने बहुत सारी वर्किंग कर रखी है यहाँ पे, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस हियर। बट सच बताऊं तो मैं एक कंक्लूसिव लेवल पे नहीं आ रहा हूं। मैं प्रॉफिट वॉफिट बहुत कुछ कैलकुलेट करके बैठा हूं, बट मैं यहाँ पे 6000 घंटे वो कैसे बांटना है वो भी मैंने डिसाइड किया है। पर सच बताऊं तो मैं एक कंक्लूसिव लेवल पे इस सवाल को डिस्कस नहीं करना चाहता, एंड इसलिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग ऑन दिस, मैं यहाँ वर्किंग करके बैठा हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस ऑन टू यू। मैं आपको नहीं दे रहा इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये देने लायक अभी है नहीं। ठीक है ना, दिस सिचुएशन इज नॉट कि इसको दिया जाए। बट एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट था, एंड इस क्वेश्चन को अगर आपने एग्जामिनेशन में अवॉइड किया होगा तो आप एक स्मार्ट बच्चे हो, आपकी स्ट्रैटेजी ऑन पॉइंट थी। अगर आपने इसको स्किप नहीं किया, आपने अटेम्प्ट किया है, तो नंबर खोने के लिए तो तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ गलती तो आप जरूर करके आए होंगे। एकदम ही सही बना है तो भाई बहुत ही गजब है आपका, बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, और शायद तुक्का भी अच्छा चल गया। बट सच बताऊं तो ये थोड़ा सा क्योटिक क्वेश्चन था, अजम्पशन इसमें एक आधा लेने पड़ रहे थे, एंड इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा था जिसको अवॉइड करना चाहिए था। हाँ ये बात है, क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा एक और सवाल है आगे जिसको भी मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए था, पर वो इतना ट्रिकी नहीं था। ठीक है, आइए उसके ऊपर हम बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 3 बिग नो मेरे हिसाब से एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A में। क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें तो वैसे तो यार अपनी मैथ से भी ये सवाल है, बट अगर इसको मैं ट्रैक डाउन करूं नियरेस्ट टर्म कभी भी आया हो तो ये सीए इंटर में नवंबर 2016 में सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन नंबर 2A देखने को मिल जाएगा। आप जाकर के आराम से चेक कर सकते हैं, सेम नंबर्स के साथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
इस सवाल में ये था कि इन्होंने दिया था कि भैया हमारा प्रोडक्ट है जिसका वेरिएबल कॉस्ट और उसका प्रॉफिट भी हमने दिया हुआ था, इसके अलावा क्वांटिटी भी दी थी, तो मल्टीप्लाई करके हमने वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल लिया, फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ करके, एंड उसके बाद में कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ करके सेल्स भी निकाल लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तक पहुंचने में कोई दिक्कत हुई नहीं, आराम से सारी कैलकुलेशंस होती गई। सवाल में अपने को पूछा था बीईपी बता दो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े आराम से हो जाएगा, और यही काम हमने यहाँ पे किया, which was very easy to do। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 20, बीईपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिजल्ट आया 16,000 घंटे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने लिया कि टोटल क्वांटिटी है 20,000, 20,000 में से अगर 16,000 ब्रेक इवन है तो फिर 4,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, वी गॉट द रिजल्ट इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। इस सवाल में गलती बच्चा यही कर सकता है कि यहाँ क्वांटिटी पूछा, क्या पता यहाँ रुपी निकाल दिया हो, और यहाँ रुपी पूछा तो क्या पता यहाँ यूनिट्स निकाल दिया हो। अगर आपने इस तरह की गलती करी है, नंबर काटने के लिए तैयार रहिएगा, बट जो इन्होंने बोला है वो अगर फॉलो किया है तो नंबर मिल जाएंगे। यानी 16,000 यूनिट किया, गुड, आपने 1,60,000 किया, गुड। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है जब प्रॉफिट है 64,000, वेरी वेरी इजी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो यहाँ पे अपना जो पीवी रेशियो है वो अपना इजीली कैलकुलेट हो रहा है। 40 रुपए का अगर अपना सेलिंग प्राइस है और 20 रुपए का अगर अपना वेरिएबल कॉस्ट है तो 50% का आपका पीवी रेशियो है। 50% के पीवी रेशियो पे बड़ा आसान है कैलकुलेट करना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो दैट विल बी 64,000 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड द रिजल्ट इज 1,28,000। फिर आया कि भैया सेलिंग प्राइस को 10% से कम करेंगे, 40 की जगह उसको कर देंगे 36, तो फिर उसमें क्वांटिटी हमारी 25,000 हो जाएगी, 20,000 की जगह कितनी हो जाएगी 25,000। तो बोलता है बताओ प्रॉफिट बीईपी और बाकी सब पे क्या इंपैक्ट होगा। तो बहुत आसान था, हमने इसकी कंप्यूटेशन करी, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 80,000 रुपए का, इसके अलावा हमारा बीईपी आ रहा है 20,000 यूनिट्स, एंड ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4A कोई बहुत ज्यादा समय लगने वाला भी सवाल नहीं था। अगर आपकी मार्जिनल पे पकड़ अच्छी है तो ये सवाल बहुत आसान था और जल्दी जल्दी बन भी जाता, साथ में साथ उठाने लायक एरिया था। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7B में। क्वेश्चन नंबर 7B की बात करें तो ऐसे तो ये इंस्टीट्यूट की मैट में बताया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज मुझे मिल गया सिलेबस 2012 में, जून 2014 में पेपर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3B था। पेपर नंबर 10 का मतलब ये हो गया कि ये उस समय पेपर नंबर 10 वाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट, साथ में होता था, तो उस पेपर में से है, एंड वहां पे आपको देखने को मिल गया। इस सवाल को भी मैं इजी बोलूंगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है, पर भाई ये लेंथी है, मतलब 7 नंबर के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, मुझे ऐसा लगा काफी ज्यादा है ये मेहनत करने का। सवाल में अपने को 80% की कैपेसिटी दी हुई थी, 80% की कैपेसिटी पे सारा ब्रेकअप दिया हुआ था, ब्रेकअप में सारे खर्चे वेरिएबल थे एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड 19 लाख था जिसको हमको ध्यान में रखना था। हमने खैर प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया 5 लाख, ये अपना पहला क्वेश्चन ही था। तो अपना पहला क्वेश्चन जो था कंटिन्यू करेंगे विद डोमेस्टिक सेल, तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, रिजल्ट वाज 5 लाख। फिर बोलता है अगला कि अगर आप 50% कैपेसिटी को यूटिलाइज करो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए और उसको 10% नीचे बेचो अपने डोमेस्टिक दाम के मुकाबले, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि 100% कैपेसिटी को ही अगर हम तोड़े तो कैसा होगा, तो इसका जवाब था 50-50 करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट की पूर्ति करना चाहते तो 50% कैपेसिटी एक्सपोर्ट के लिए, 50% डोमेस्टिक के लिए। वहां पे आपकी डोमेस्टिक सेल होगी 27 लाख रुपए की। कंप्यूट कैसे हुआ, बहुत सिंपल था, 60 लाख इंटू 50% इंटू 90%। अच्छा ये डोमेस्टिक करके मैंने लिखा हुआ है, डोमेस्टिक नहीं ऊपर नीचे कर दिया होगा मैंने, हाँ ये एक्सपोर्ट है, ऊपर वाला एक्सपोर्ट है, नीचे वाला डोमेस्टिक है, जो भी है अपने को ये तो देख के समझ में आ गया कि भैया एक्सपोर्ट में 10% कम होगा। सो 27 लाख विल बी इन दी एक्सपोर्ट मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में होगा 30 लाख। इसके अलावा खर्चे माइनस कर दिए, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे बोलता है कि आपको 10% अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है बाय इंक्रीजिंग योर फिक्स कॉस्ट एंड बाकी 20% कैपेसिटी बढ़ानी है बाय आस्किंग योर लेबर टू वर्क मोर। तो ये काम जब हम करने जाएंगे तो हमारी जो सेल है वो डोमेस्टिक सेल अभी भी 48 लाख होगी, यानी हम जितना डोमेस्टिक का बिजनेस करते थे अभी भी करेंगे, पहले 48 लाख कर रहे थे अभी भी करेंगे। फिर हम जो एक्सपोर्ट सेल करेंगे वो 30 लाख की जगह 10% नीचे 27 लाख की सेल होगी। लेकिन मटेरियल का जो खर्चा है वो मटेरियल का खर्चा लगेगा 130% के बराबर, क्योंकि आप अगर दोनों का करने जाए 50% एक्सपोर्ट करने जाए और 80% डोमेस्टिक करने जाए तो आपको 130% के लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा। तो वो 130% के लिए मटेरियल का जो खर्चा होगा वो होगा 15 लाख डिवाइडेड बाई 80% इंटू 130%, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिजल्ट आएगा 24,37,500। सेम यही तकनीक हमने यूज करनी है लेबर में, नहीं सॉरी लेबर का तो अलग से कैलकुलेशन है, उसके ऊपर हम आएंगे। वेरिएबल ओवरहेड में भी सेम तकनीक यूज होगी।
फिक्स ओवरहेड में 20,50,000 इसलिए हो गया क्योंकि पहले से 19 लाख था, 10% आपने अपने लेबर, 10 नहीं 20% आपने अपने लेबर की वजह से बढ़ाया है, तो बाकी 10% आपने कैपेसिटी बिल्टअप किया है। तो कैपेसिटी बिल्टअप करने की वजह से फिक्स कॉस्ट आपका लगेगा 1.5 लाख रुपया ज्यादा, तो 19 लाख प्लस 1.5 लाख हो जाता है 20,50,000, तो वो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा या फिक्स ओवरहेड में आ जाएगा। लेबर की जहां तक बात है तो ध्यान रखना, लेबर को आपने बोला भाई तू 20% मेरे लिए ज्यादा काम कर ले, तो हम उसको 7,50,000 दे रहे थे, तो 20% पे हम उसको 50% एक्स्ट्रा देंगे, बेसिकली 1.5 गुना देंगे तो फिर 50% एक्स्ट्रा देंगे, तो हम उसको 75,000 रुपए का बोनस दे रहे हैं। सो इन दैट सेंस टोटल वो हमसे पैसे लेकर के जा रहा है 9,75,000 फॉर द टाइम ही हैज वर्कड फॉर अस। उसके बियॉन्ड वो 75,000 रुपए का बोनस भी लेके जाएगा, ओवर टाइम बोल दो या बोनस बोल दो एक ही बात है। तो वो टोटल आ रहा है 10,50,000 रुपीज का, एंड फाइनली प्रॉफिट आ रहा है 14,75,000 रुपए का। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी आपको कोई भी टॉपिक समझाना नहीं है, ये याद रखना। कई बच्चे हैं जो अभी सोच रहे होंगे यार समझा तो नहीं रहे, मैं समझा नहीं रहा बच्चा, अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं, और ये डिस्कशन भी लार्जली उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जिनको अपना एग्जाम पेपर ना थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हमने क्या दिया था एग्जाम में। तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप बने रहिए, पर अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोड मत लीजिए, बस सुनते जाइए। अगर आप सुन भी लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, याद आ जाएगा शायद थोड़ा बहुत, तो शायद वो मदद कर सकता है। और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, आप क्यों देख रहे हो भाई, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 5, और इस पे भी मैंने लिख दिया हार्ड। भाई मैं हार्ड लिख रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं एग्जाम के बाद हार्ड लिख रहा हूं, मैंने एग्जाम से पहले बच्चे लोगों को पहले ही क्लियरली बोल दिया था, हफ्तों पहले बोल दिया था कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप अवॉइड कर देना। अब इस चीज को तो यार कमेंट में वेरीफाई कर दो आप, मैं क्या आज से बोल रहा हूं कि पहले से बोल रहा हूं। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप अवॉइड कर देना, और इसी के लिए मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेना, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें थ्योरी भी पूछते हैं। मैंने बोला था थ्योरी के अलावा भी कर लेना, तो मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं किया, लेकिन एनीवेज इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या थी यार, इसको बनाने में समय बहुत लगेगा। समय लगा करके मैंने बहुत कुछ कर आकर के यहाँ टोटल सेल्स का फिगर निकाल दिया है। टोटल सेल्स का फिगर मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट है, आप वेरीफाई कर लेना। अगर आपके सजेस्टेड आंसर में ये टोटल फिगर आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है, मैंने ईस्ट डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट एक्स के लिए 5% से हमारी क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो ये जो दिए हुए फिगर्स थे इसको 5% से बढ़ाया। फिर नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के लिए 10% से बढ़ रहा था, तो दिए हुए फिगर्स को 10% से बढ़ाया। वाई के लिए ईस्ट डिवीजन में 10% इंक्रीमेंट हो रहा था और नॉर्थ ईस्ट में 6% इंक्रीमेंट हो रहा था, तो मैंने उस हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर दी। फिर आती है बात प्राइसिंग की, तो क्वांटिटीज हमारे पास में आ गई। इन क्वांटिटीज को हमने 95 रुपीज से मल्टीप्लाई किया इन केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एंड प्रोडक्ट वाई के केस में हमने 85 रुपीज से बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये करने के बाद अपने पास यहाँ पे सेल वैल्यू आ गई फॉर बोथ एक्स एंड वाई कॉम्बाइंड, ये एक्स और वाई का कॉम्बाइंड वैल्यू है। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, जैसे यहां वेरिएबल कॉस्ट का इन्होंने समझाया है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट एकदम सिंपल सा मैं समझा रहा हूं, जो भी आपका सेल्स है उस सेल्स का 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, फिर इस वेरिएबल कॉस्ट का 5% आपका करंट मंथ में जाएगा और 95% नेक्स्ट मंथ में जाएगा। बेस्ड ऑन दिस आइडिया हमको यहां पे अपने खर्चे बांटने थे, और वो खर्चे बांटने के लिए मैंने जो तौर तरीका लगाया है वो कुछ इस प्रकार है कि ये है हमारे सेल्स, इन सेल्स का 60% करके मैंने यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर लिया फॉर खर्चे, एंड वो खर्चों का भी प्रॉपर हिसाब किताब यहाँ पे है। फाइनली खर्चा कितना अप्रैल में पे हो रहा है, मई में पे हो रहा है और जून में पे हो रहा है, उसका अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया है। बाद बाकी भी कई चीजें वर्किंग्स आप आराम से देख सकते हैं, ये हमारे सेल्स के फिगर्स हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है भाई, आगे क्या है, हाँ फिक्स कॉस्ट वाला ट्रीटमेंट था जिसमें 48 लाख रुपीज अपना यहाँ पे आएगा। कैसे, 50 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, तो हमें सिर्फ कैश आइटम देखने। 48 को डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आएगा 4 लाख पर एनम, सॉरी पर मंथ, तो ये खर्चा हमें हर महीने गिनना है। फिर हमारे पास में कैश का बिगनिंग भी दिया हुआ था, तो बिगनिंग को लेकर के इसको कंप्लीट करना था, हो जाएगा। नंबर्स आपके लिए सारे हेल्प के लिए दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, अदरवाइज कंप्लीट होने में यहां से कोई टाइम नहीं लगता। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 14 नंबर का था, ठीक है फिर भी, लेकिन समय तो लगने वाला था। और मेरा ये मानना है कि बड़े सवालों में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो कैलकुलेशन ज्यादा करने में ना गलतियां होने के चांस होते हैं, तो जिसने भी इसको अवॉइड किया होगा
बहुत अच्छे, जिसने किया होगा उसका समय बहुत ज्यादा लगा होगा, विच आई थिंक इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 6A में आते हैं भाई, ये हमारी मैट का ना डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 27 का है। एंड अगेन कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, सभी के मैट में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सार यही था कि आप ये चीज पकड़ पाते कि भैया हमारा जो यूनिट है उसमें 20 रुपए का खर्चा हम अपोर्शन करते हैं, 4 रुपए की हमारी घंटे की रेट है, तो वो यूनिट बनता है 5 घंटे में। ये आपको एक चीज पकड़नी थी। दूसरा, आपको ये जो 4 रुपए का खर्चा है इसका 3 और 1 रुपए का ब्रेकअप पता करना था। ये 1 रुपया और 3 रुपया जो है ये बेसिकली स्टैंडर्ड रेट्स है फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिर उसके बाद तो आसान था, हमें SH निकालना था। SH is dependent on actual production and also your standard hours per unit which is 5. So SH बड़े आराम से आ गया। SR हमारे पास 3 और 1 रुपया आया हुआ है, फिक्स के लिए आया हुआ है 1 रुपया, वेरिएबल के लिए आया हुआ है 3 रुपए। एंड इसके अलावा हमारे पास में सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गए थे, 62,500 फॉर फिक्स्ड एंड 2,32,500 फॉर वेरिएबल। बस फिर क्या देखना था, बड़े आराम से ये कंप्यूट हो गया। सवाल में 3 और 1 रुपए कैलकुलेट करने का भी मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद के सारे ओवरहेड्स के यहाँ पे मैंने विथ फॉर्मूला आपको फाइनल रिजल्ट्स बता दिए। भैया इसी तरह प्रेजेंट करना था क्या एग्जाम में? नहीं, मैंने बड़ा शॉर्टकट लगाया यहाँ पे। आपको शॉर्टकट नहीं लगाना था, आपको यहाँ पे बताना था फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर गिवन हियर। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो दिए हुए ही नहीं थे, तब बात ही कहता हूँ, बस इतना ही बताना था, कोई नंबर नहीं कटेगा। इसी फॉर्मेट में अगर आप दिखाओगे आपको नंबर पूरे से पूरे मिल जाएंगे। रिजल्ट्स है 11,400 फेवरेबल फॉर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए 10,500 एडवर्स, एफिशिएंसी के लिए 3,800 फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड का, और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का 14,000 फेवरेबल। ओके, नेक्स्ट आया अपना प्रोडक्शन ओवरहेड का सवाल। आसान सवाल था, अगेन सीए इंटर नवंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 5A सेम पूछा गया था, एंड सिंपल क्वेश्चन भी था, मुश्किल नहीं था। इस सवाल में अगर अपने देखेंगे तो सवाल में अपने को यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कैलकुलेशन दिखाना था, जिसमें अपने पास में सेल्स था और इसके साथ में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का हिसाब किताब दिया हुआ था। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अपने को बोला था 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ लेना है, तो यहाँ 1500 क्या हुआ, 6000 का 25% हुआ। वैसे ही 7000 का 25% हुआ 1750, 7500 का 25% हुआ 1875 एंड सो ऑन। तो ये आ गया, और क्लोजिंग जो है वो अगले महीने का ओपनिंग भी हो जाएगा, तो वो भी हमें पता है। एंड इसके अलावा पहले का तो ओपनिंग हमें दिया हुआ ही था। सो बड़े आराम से यहाँ पे प्रोडक्शन क्वांटिटीज निकल गई। प्रोडक्शन क्वांटिटी निकल गई तो उस पे से हमने कंजम्पशन निकाल लिया। कंजम्पशन इज बेसिकली प्रोडक्शन क्वांटिटी इनटू 2, तो आ गया कंजम्पशन। उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक का सेम तरीका दिया होता 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो वो हमने आराम से कंप्यूट किया, और ओपनिंग भी उसी तरह से किया जैसे हमने रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट के लिए किया था, रॉ मटेरियल के लिए भी सेम हुआ। और यहाँ पे रिजल्ट आ गया कितना कितना हम लोग क्वांटिटी प्रोडक्शन करेंगे। यही प्रोडक्शन या परचेज बजट जो है ये बड़ा आराम से आ गया। ये प्रोडक्शन नहीं, ये परचेज होना चाहिए। सो बड़े आराम से दोनों बजट बन गए, 7 में 7 नंबर मिलने चाहिए। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, प्योर एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं। मैंने बस फॉर्मेट ज्यादा अच्छे से नहीं बना के दिखाया आपको, बट रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A की अगर मैं बात करूं तो यार ये बहुत आसान सवाल था, एंड दिस वाज क्वेश्चन ऑन EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना था। सवाल बहुत ही सिंपल था, आपको सवाल में कैलकुलेट करना था सबसे पहले नो पैट, करेक्ट, और नो पैट आ रहा है 26,25,000, इसके लिए EBIT आ रही है 37,50,000 रुपीज, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना था बेसिकली, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा आएगा 50 लाख का 16%, सो दैट विल बी 8 लाख। सो 8 लाख को डिडक्ट किया, EV आ गया 18,25,000। इस काम को करने से पहले KE का कंप्यूटेशन हमने यहाँ किया, जो कि CAPM से बड़े आराम से आ गया 17.9%। इसके अलावा अपने को यहाँ पे प्रॉफिट कंप्यूट करना था, तो अपने पास में यहाँ पे 25 लाख रुपए जो है वो है इन टर्म्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। इसको हमने डिवाइड बाई 40% इंटू 60% किया। क्या दिमाग लगाया भैया? अरे भाई हम बहुत सयाने लोग हैं ना। हमने क्या किया, प्रॉफिट लिया, सॉरी फिक्स कॉस्ट लिया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया बाय ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किया बाय MOS परसेंटेज। ये करने से बहुत तेजी से प्रॉफिट आ सकता है। हमने यही शॉर्टकट लगाया, और इस शॉर्टकट को लगाने से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3750। इसी 3750 को हमने आफ्टर टैक्स किया तो नो पैट आ गया। दिस वाज दिस इजी। अब इसको चाहे तो लंबे तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने शॉर्टकट लगा के किया, रिजल्ट्स ऑब्वियसली आ ही गए। और बाद बाकी वैक भी हमने कंप्यूट किया, वैक आया 16% का। अच्छा नंबर आता है तो समझ में आता है राइट किए हैं, तो ये 16% अपना आया वैक। 16% ऑफ 50 लाख रुपीज विच इज अवर इन्वेस्टेड कैपिटल, तो मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आ गया EVA 18,25,000 विच इज द करेक्ट आंसर।
फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि था क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B की अगर मैं बात करूं तो ये सीए फाइनल के तब जमाने से आया है जब एससीएम भी नहीं होता था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें प्रैक्टिस मैनुअल में मुझे ये क्वेश्चन मिल गया और ये भी इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। इस क्वेश्चन की प्लस पॉइंट यही है कि इस सवाल में लॉग एंटी लॉग आपको नहीं करना था। सीए इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया था, सीए इंस्टीट्यूट ने लॉग एंटी लॉग सब करवाया था, लेकिन व्हेन इट केम टू सीएम इंस्टीट्यूट, ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने लॉग एंटी लॉग की इंफॉर्मेशन नहीं दी, सीधे पावर की इंफॉर्मेशन दे दी, विच इज सो गुड। सवाल में आप जानते ही है कि हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया फॉर लर्निंग कर्व। इस इक्वेशन को ढंग से लिखा भी, जैसे ए क्या होता है, ए होता है हमारा यहाँ पे टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट विच इज 40 आवर्स, देन टोटल यूनिट इज 30 यूनिट्स, सो दैट इज एक्स, एंड फिर अपना बी आता है विच इज अवर लर्निंग कोएफिशिएंट। सो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ कंप्यूटेशन करा तो हमारा एवरेज आ रहा है 23.84 आवर्स टू कंप्लीट अवर फर्स्ट 30 यूनिट्स। तो उसका एवरेज आया ये, और उसका टोटल करने के लिए 23.84 इंटू 30 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना टोटल आवर्स टेकन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे खर्चे वर्चे सब दिए हुए थे तो उसका तो अपने को टेंशन ही नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसके लिए 5 रुपए पर घंटे हमें कंप्यूट करना जरूरी था। वो कैसे हुआ, बहुत आसान है। हमने यहाँ 1500 यूनिट्स का एस्टिमेशन करा। वो कैसे आया, 10 घंटे काम हो रहा हर दिन, 25 दिन तक हो रहा है, करेक्ट, सॉरी 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 25 दिन काम हो रहा है, 8 घंटे करके हो रहा है। हमने कंप्यूट किया 2000 घंटे आए, इसमें से 25% टाइम नॉर्मल आइडल टाइम है, तो फिर उसको माइनस किया तो आया 1500 घंटा। तो 1500 घंटे हम काम कर रहे हैं जिसमें 7500 रुपए को हमको एब्जॉर्ब करना है, तो हर घंटे का 5 रुपए करके हम एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ये भी हमको डायरेक्ट लेबर आर पे मिल गया। सो बेसिकली हर एक आइटम हमको डायरेक्ट लेबर आर पे मिल गया, हमारा काम आसान हो गया। फिर क्या था, बड़े आराम से हमको कंप्यूट करना था कि भैया हमारा खर्चा क्या आएगा 30 यूनिट्स के लिए। इजी था तो कंप्यूट 60 इंटू 30 तो होना ही था। एक यूनिट का 60 रुपया करके मटेरियल है तो 30 यूनिट का इंटू 30 होगा, सो वो तो होना ही था। इसके अलावा आपने टोटल टाइम लिया 715 घंटे, सो 715 घंटे इंटू 13 रुपए करके हमने यहाँ पे जोड़ लिया और फिर उसको पर यूनिट पे कंप्यूट करके राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे एक समस्या थी इस सवाल में, यहाँ लिखा था ऑल फिगर्स टू बी राउंडेड ऑफ, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा था कि बीच के फिगर्स को राउंड ऑफ करें या फिर फाइनल फिगर को राउंड ऑफ करें, ये एक समस्या तो थी। तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ यूज किया था, ये 715.2 आ रहा था शायद, मैंने इसको 715 ही लिया तो राउंडिंग ऑफ किया बिकॉज देयर इंस्ट्रक्शंस वेर एज सच। पर मुझे पता नहीं कि इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को भी राउंड ऑफ करना था या सिर्फ फाइनल कैलकुलेशन को। पर जो भी ये रिजल्ट आ गया 370 के आसपास में पर यूनिट कॉस्ट आया है। थोड़ा बहुत इधर उधर होने पे एक आधा नंबर कटेगा, बट अदरवाइज इट इज लार्जली देयर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें नेक्स्ट 40 यूनिट्स की बात हो रही थी, तो टोटल 70 यूनिट्स की बात हो रही थी, 30 से 70 के बीच में 40 यूनिट्स जो है उसकी बात हो रही थी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हमने 20.96 का इसका एवरेज निकाला, टोटल निकाला 752 आवर्स। अब ध्यान रखना 752 आवर्स जो था उसमें से आप पहले ही कितने घंटे काम कर चुके हो, पहले ही आप काम कर चुके हो 715 घंटे। क्या, अच्छा ओके ओके, ये 752 माइनस करने के बाद ही आ रहा है। बेसिकली 20.96 आपका एवरेज है, 70 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसमें से 715 घंटे माइनस कर दिए जो पहले 30 यूनिट्स के टाइम टेकन था, तो रिमाइंडर 40 मिनट्स का जो टाइम टेकन है वो है 752 आवर्स। बाद बाकी क्या था, इसके लिए भी बड़े आराम से हमने कंप्यूटेशन करी। ये है मटेरियल का खर्चा और ये है बाद बाकी सारा खर्चा अदर्स, और जो भी खर्चा आया उसको डिवाइड बाय 80% किया प्रॉफिट मार्जिन लगाने के लिए, तो हमारा टैरिफ आ गया या फिर हमारा टोटल सेल्स आ गया, उसको हमने डिवाइड किया बाय 40 यूनिट्स, तो पर यूनिट आ गया एंड ये आ रहा है 380.5 यानी 381 रुपीस का। क्लियर, ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज 381 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 370 रुपीस। फाइनली था क्वेश्चन नंबर 8A, दिस वाज ऑन डिसीजन थ्योरी एंड ये थोड़ा अतरंगी हो गया था। वैसे तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं सजेस्टेड आंसर में मिला था पर मैं उसको ट्रैक डाउन नहीं किया था और थोड़ा सा शायद इधर उधर अलग था, बट एनीवेज ये बनेगा कैसे, इसका भैया डिसीजन थ्योरी का फॉर्म थोड़ा सा डायग्राम अलग सा दिख रहा है। हम 0 पे खड़े हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बोलता है कि मार्केट में एंटर करो, दूसरा बोलता है एंटर मत करो। एंटर करेंगे ही नहीं तो बात खत्म, एंटर करेंगे तो फिर इंस्टॉल करो नया प्लांट या फिर ओवर टाइम वर्क करो। नया प्लांट अगर इंस्टॉल करने का बात आएगा तो हो सकता है 60% शेयर होल्डर उसके लिए अप्रूवल दे, पर बाद बाकी 40% ये भी चांस है कि शेयर होल्डर उसके लिए अप्रूवल ही नहीं दे। और ओवर टाइम करने जाएंगे तो आपका 40%, 30%, 20% और 10% का प्रोबेबिलिटी दिया था और उसके बगल में उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिए थे, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना था। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इस केस में आया
5,70,000 और 1,00,000 रुपए आप लेबर को दे रहे हो, तो आपके पास बचा 4,70,000 रुपए इन दिस केस। वहीं पे प्लांट को इंस्टॉल करने जाएं, अगर शेयर होल्डर हाँ बोल भी दे तो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा था 5,70,000 का। तो इस 5,70,000 में आपने, क्योंकि यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल किया तो खर्चा हो रहा था 3,00,000 रुपए का और इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 60% थी, तो हमने इस पे कंप्यूट किया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 1,62,000 रुपए, 1,62,000। यहाँ पे आ रहा है 4,70,000। ऑब्वियसली वी विल गो विथ 4,70,000 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस डिसीजन ट्री। क्लियर? बाद बाकी इसका बी वगैरह यार ये सब बहुत आसान था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वगैरह के जवाब देने और 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को एक्सप्लेन करना। आई थिंक दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फ्री के नंबर थे। तो ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होकर के इसको थोड़ा डिस्कस किया है, कम समय में डिस्कस किया है, बट ठीक है, मोटा मोटी इट इज देयर एंड आपको इससे काफी ज्यादा मदद होगी। बात बाकी ये अगर सेम आपको कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा और मैंने जो एमसीक्यू भी दिया था वो भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड चाहे तो आराम से गो थ्रू कर सकते हैं, अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। मैंने आपको ओवरऑल अप्रोच बताया ये पेपर कैसे बनना चाहिए था एंड ओवरऑल अगर मैं वर्डिक्ट भी दूं तो मेरे हिसाब से इस पेपर में 50-60 लाने लायक तो डेफिनेटली ये था ही, ज्यादा भी ला सकते थे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती, लेकिन 50-60 आ सकता था। So with that being said, this is the end of this video and I hope you have liked this. अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना इसको और दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।